प्रयास करेंगे कि सरल तरीके से जीएसटी की संभावनाओं और आशंकाओं पर ढंग से बात हो सके। तो डॉक्टर राजीव कुमार साहब हैं अर्थशास्त्री, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं अर्थशास्त्री। तो दो ही लोग हैं, ताकि हम आपके प्रयास से ये समझना चाहेंगे कि दर्शक भी समझ जाएं, फिर कांग्रेस बीजेपी की भी पॉलिटिक्स किसी और दिन कर ली जाएगी। तो डॉक्टर राजीव, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त कोई अगर बिजनेस कर रहा है और इस वक्त जो अपने अपने अलग अलग राज्य में चेन्नई का बनाया हुआ माल अगर बिहार में खरीद रहा है, महाराष्ट्र में खरीद रहा है, उसे क्या मुश्किल है और जीएसटी के आने के बाद उसे क्या लाभ मिलने वाला है? जो मैंने बताया उससे भी अगर अलग आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। आपने रवि साहब तो असल में करीब करीब सारी बात का ब्यौरा पूरा खुले रूप से दे दिया, तो अलग बताना शायद मुश्किल हो। मगर इस तरह से कहा जाए, अगर कि चेन्नई का माल जो बन रहा है अगर वो बिहार में बिके, उसकी कीमत फर्क हो बनिस्बत उसके कि जब वो मध्य प्रदेश में बिके, तो ये चीज़ जीएसटी से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जो जीएसटी पे जो मान लीजिए अगर एक मोटर कार तमिलनाडु में बनती है और बिहार तक पहुंचते पहुंचते उस पर जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार पर जाती है, तो उसके हर प्रदेश में जाने के लिए उसमें एक एंट्री टैक्स लग सकता है, उस पर एक स्टेट ड्यूटी बिहार में अलग होगी, वो मध्य प्रदेश में फ़र्क होगी। और इसीलिए जैसा आप देखते हैं कि होता है कि लोग दिल्ली में गाड़ियां चलाते हैं चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन करके। उसकी वजह सिर्फ ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो कर है, जो ड्यूटी है, वो वहाँ पर वो कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसके लिए वहाँ पर लगा के फिर दिल्ली में गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो जीएसटी के आने से ये जो दामों में फ़र्क है, जो करों की प्रणाली में फ़र्क है, वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस जीएसटी के तहत ये जो चुंगी का जो सिलसिला है, जिसकी वजह से दिल्ली से जब बंबई तक माल जाता है तो एक ट्रक को 17 जगह रुकना पड़ता है और 60% उसका समय रुकने में चला जाता है, क्योंकि वो हर प्रदेश की बाउंड्री पर जाकर उसको एक चुंगी लगती है और उसमें बड़े तहाशा करप्शन है। तो वो सब भी मेरे ख्याल में वो जीएसटी अगर लागू होता है तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो एकीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग कि आर्थिक एकीकरण होगा हमारे देश का, उसका अभिप्राय यही है कि पहली बार अब 67 साल बाद ये होगा कि कोई भी वस्तु आप देश में कहीं खरीदें तो उसका करीब करीब दाम वही होगा। और उसमें से कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी, जैसा कि आपने खुद अपने उसमें बताया कि वो हैं अल्कोहल, सिगरेट और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, मतलब हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल वगैरह, ये कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, क्योंकि इस पर राज्य सरकारें बड़ी निर्भर हैं अपने राजस्व के लिए, तो वो नहीं चाहती कि इस पर भी जीएसटी के तहत आएँ। इनके दामों में फ़र्क होगा, मगर बाकी चीज़ें अधिकांश रूप से एक ही दाम पर बिकेंगी और ये कर की दर जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इन चीज़ों की जो दाम हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था में बेहतरी होगी। ठीक है। अरुण कुमार जी, आप जो डॉक्टर राजीव ने कहा उससे आपकी कोई अलग राय है? जी हाँ कि इन्होंने दो बातें कही कि जो मैं तस्वीरों में समझ रहा हूँ कि जैसे गाजियाबाद बॉर्डर पे जो चुंगी का जो टोल है वो ख़त्म हो जाएगा, अलग अलग जगहों पे गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी, एक ही रफ्तार से माल यहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा और दाम कम हो जाएंगे। टैक्स ये नहीं होगा कि यूपी में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो अलग दे रहे हैं कार की कीमत, दिल्ली में कम दे रहे हैं। कई चीज़ें आती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं। स्टेट्स की अलग अलग पावर्स होती थी, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती थी। जो महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट है वो आसाम की नहीं होती थी, जो आसाम की थी वो जो हरियाणा की नहीं थी, वो तमिलनाडु की नहीं थी। तो अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लगा के और अपनी जो उनको करना है वो करते थे। तो फेडरल स्ट्रक्चर अब एक जो है वो एक तरह से जो पावर थी स्टेट्स की वो कम हो जाएंगी, वो काउंसिल के अंदर आएंगी और फिर काउंसिल में एक कॉमन रेट होना पड़ेगा। लेकिन इससे राज्य को तो कोई एतराज है नहीं। हाँ, मतलब नहीं, उन्होंने कंसीड कर दिया है, उनको कोई एतराज नहीं है। ठीक है। लेकिन सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का फिर भी आता है कि अभी जो लोकल बॉडीज है उनका क्या होगा। लोकल बॉडी मतलब कि जो शहर हैं, जैसे कि आप बंबई है, दिल्ली है, उनका अपना, तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज 3 होती हैं। यहाँ पे लोकल बॉडीज को क्या होगा जब एंट्री टैक्स वगैरह खत्म होगा, तो उनके राजस्व का क्या होगा, ये सब भी सोचना पड़ेगा।
अच्छा। कि ये कहां से आएगा और उसको स्टेट भरपाई करेंगे या सेंटर भरपाई करेगा, कौन करेगा। मैं एक उदाहरण से जानना चाहता हूं, जैसे एमसीडी है, हाँ। तो वो ऐसा कौन सा टैक्स लगाती है जो जीएसटी के बाद नहीं लगा सकती है, या बीएमसी नहीं, है? जैसे कि कहा जा रहा है कि अब एंट्री टैक्स नहीं होगा, कि जब आप जब किसी शहर में घुसते हैं तो एंट्री टैक्स लगता है, तो ट्रकों को रुकना पड़ता है, बसों को या टैक्सियों को रुकना पड़ता है, तो अब वो नहीं होगा। लेकिन जो टैक्स की कमाई होती थी वो कम हो जाएगी, जो आपकी चुंगी पे कमाई होती थी, तो उसको आप कहां से कॉम्पेंसेट करेंगे उसको, ये आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होगा टैक्स का, मतलब दाम कम होंगे। अभी नहीं, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी राजीव जी ने कहा कि दाम कम, वही सही बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि जितना आप अप्रत्यक्ष कर पहले जमा करते थे उतना ही अब भी करेंगे। तो अगर आप कर उतना ही कलेक्ट करेंगे जितना पहले करते थे, तो दाम कैसे गिरेंगे? कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं कि दाम कम हो जाएंगे। अगर आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से कम रेट रखेंगे तब दाम कम होंगे। जैसे अभी कहा जा रहा है कि 27% रखेंगे। नहीं, 27% तो अभी ऐसा एक उड़ती हवा है, हवा है, कोई औपचारिक रूप से किसी ने नहीं कहा। क्योंकि वो कहते हैं 14% जो सेंटर कलेक्ट करेगा, 13% स्टेट्स कलेक्ट करेंगे एसजीएसटी में, तो वो 27% हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है शायद 15-16% के आसपास ये तो फिर तो लाभ है ना लोगों को। नहीं, सुनिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि आप जितना आज टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उतना ही नए टैक्स में कलेक्ट करेंगे, है ना। अगर टैक्स कम नहीं होगा तो दाम नहीं गिरेंगे, है ना। दाम तो तभी गिरेंगे जब आप कम टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अगर कम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो स्टेट्स को जो आपको कम मिलेगा, और अगर स्टेट्स को कम मिलेगा तो सेंटर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अपनी बात फिर से कहिए, फिर हमारे दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कह रहे हैं क्यों? अभी राजीव जी उस पर कुछ काउंटर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ये बात क्लियर हो। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि जितना रेवेन्यू राजीव जी एक सेकंड, एक बार जरा इनसे फिर से मैं कह रहा हूं, जितना रेवेन्यू समझ सका, जितना रेवेन्यू आज कलेक्ट किया जा रहा है, एक सेकंड सर, इनडायरेक्ट टैक्स से, अप्रत्यक्ष करों से, उतना ही आप जीएसटी में कलेक्ट करेंगे। तो अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते तो आप नए टैक्स में भी 1 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। और अगर आपने टैक्स उतना ही कलेक्ट किया तो दाम क्यों गिरेंगे? क्योंकि दाम तो तभी गिरेंगे जबकि आप टैक्स कम कलेक्ट करें, है ना। टैक्स कम कुछ। हाँ, अब राजीव जी इस बात पे कहिए, ये कह रहे हैं कि अगर आप 6 लाख करोड़ पहले टैक्स वसूलते थे। सुनिए, देखिए रवि, जिसमें अरुण जी को मेरे ख्याल में ठीक से मालूम है कि ये जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी त्रुटि है। क्योंकि अगर आप 1 लाख करोड़ पहले जो है वो आप 2 लाख करोड़ के माल के ऊपर कलेक्ट करते थे तो एक उसका कर का दर होता था। मगर अगर उसका टैक्स बेस बढ़ जाए, अगर आप वही 1 लाख करोड़ अब आप 3 लाख करोड़ के ऊपर इकट्ठा करेंगे तो जाहिर है कि उसका दर कम हो जाएगा। और जीएसटी की जो एक बुनियादी बात है वो ये है कि आज बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे, और ऐसी चीज़, जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे हमारे मझोले जो उत्पादक हैं, या फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बातें हैं, या जो नॉन मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जो कि जब कैश पे चलती है, वो कैश का प्रचलन जीएसटी के बाद बहुत कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना राजस्व हमें आना था उतना आएगा, मगर उससे दर इसलिए कम होगा कि राजस्व के आने का जो हमारा बेस है वो काफी बढ़ जाएगा। नए लोग शामिल हो जाएंगे, प्रत्यक्ष कर के बारे में यही कहा दाम बढ़ जाएंगे ना। फिर दूसरी चीज अगर टैक्स बेस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जितना ये जो काला धन की जो उत्पत्ति होती है हमारे देश में, उसमें काफी कमी आएगी। क्योंकि बड़े कुछ कई एक सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि कोई रसीद दी ही नहीं जाती। अगर अब वो रसीद इसलिए दी जाएगी क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा एक सवाल है, और एक आखिरी चीज बस मैं कहना चाहता था कि ये जो लोकल बॉडीज की बात है, उसमें लोकल बॉडीज में सिवाय 4-5 मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़कर लोकल बॉडीज की आमदनी ना के बराबर है। और उनको हमेशा से इस बात की हम लोगों को बातचीत होती है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इनकी पूर्ति करें, और एक डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस है वो उनको होना चाहिए। तो इसलिए जीएसटी से, क्योंकि राज्य सरकार के पास ज्यादा कराएगा, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आखिरी चीज ये कि 150 मुल्कों में ये जीएसटी चलता है आज, और कहीं पर भी फेडरल सेक्टर में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई है। राजीव जी ने ठीक कहा कि बेस बढ़ेगा, है ना। जैसे सर्विसेज हैं, सर्विसेज अभी 14% टैक्स लगता है, अब 27% अगर लगने लगा तो सारी सर्विसेज के दाम बढ़ जाएंगे। जैसे डॉक्टर की 27 नहीं लगेगा, ये आपको मालूम है। इंश्योरेंस है, हम पहले 27 नहीं, 15 भी हुआ, 16 भी हुआ, तो जो भी हुआ मतलब दाम बढ़ जाएंगे। दूसरा, जैसे बहुत सारी चीजों जिन पे टैक्स नहीं लगता उन पे टैक्स लगेगा तो उनके दाम बढ़ जाएंगे,
है ना। कुछ चीजों के अगर गिरे तो टोटल में जो दाम वहीं के वहीं रहेंगे अगर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्योंकि बेस ब्रॉडन कर दिया है और टैक्स उतना ही, महंगाई बढ़ सकती है। नहीं, महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर सारी चीजों पे आपने लगाया तो जो बेसिक कमोडिटी है, सबसे बुनियादी चीजें हैं, दर्शक एक समझे कि 18% का टैक्स है, तो अगर आप साइकिल पे लगाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन वही 18% अगर आप होटल में लगा दें या डॉक्टर की फीस पे लगा दें या आर्किटेक्ट या शेयर ब्रोकर पे लगा दें तो हर जगह धीरे-धीरे दाम बढ़ता चला जाएगा। और जो बुनियादी ये कह रहे हैं जो बुनियादी वस्तुएं हैं, बुनियादी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स के दाम बढ़ जाएंगे, बारी-बारी से आते हैं राजीव जी। तो क्योंकि इन सब के दाम बढ़ेंगे तो वो इन्फ्लेशनरी होगा, और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होने के बावजूद दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो काले धन की, आप कह रहे हैं कि राजीव जी कह रहे हैं कि दाम कम होंगे, मेरा कहना है कि दाम बढ़ेंगे।